हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन तक की सारी प्रक्रिया को समझ लिया है कि वो मानवों में किस तरह से होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भ्रूणीय विकास यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। अब इसके अगर स्टेजेस की बात करें तो इसमें कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहला हमें ये तो पता चल गया कि इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो आपको अगर याद हो तो ये जो फर्टिलाइजेशन है ये होता है इसकी फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम हिंदी में फैलोपी नलिका या फिर अगर और भी स्पेसिफिक बात करें तो फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला में, जिसे हम तुम्बिका या तुम्बक के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद अगली जो चीज है, अगला जो स्टेज है वो बनता है जाइगोट, और जाइगोट को हिंदी में कहा जाता है युग्मनज। ठीक है, युग्मनज हो गया, जाइगोट बन गया, ये चीज हो गई एम्प्यूला के अंदर। जाइगोट के बाद अगले जो स्टेजेस होंगे उनके नाम थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े अलग भी हैं, इसलिए उन्हें याद रखना जरूरी है। यहाँ पे मैं ठीक है उन नामों को लिख देता हूं। पहला है मोरुला, ये स्टेज होती है। इसके बाद में होती है ब्लास्टुला, फिर होती है गैस्ट्रुला, और इसके बाद आता है न्यूरुला स्टेज। न्यूरुला के बाद में फिर फीटल स्टेज स्टार्ट हो जाता है, यानी कि फीटस जिसे हम शिशु कहते हैं उसके अंगों का निर्माण और विकास शुरू हो जाता है। यहां तक सारी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। किस इवेंट में, किस चरण में क्या क्या बदलाव होते हैं किसी शिशु के अंदर और कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिक चीज ये है कि कौन कौन से ऊतक या टिश्यू बनते हैं, उनका काम क्या होता है, वो कहाँ बनते हैं, और दूसरी चीज ये है कि हार्मोनल कंट्रोल यानी कि हार्मोन का नियंत्रण किस प्रकार होता है इन अलग अलग चरणों में, इन अलग अलग स्टेजेस में, वो आपको पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ जाइगोटिक स्टेज से। आपको पता है कि जाइगोट बन चुका है एम्प्यूला के अंदर यानी तुम्बक के अंदर। वहां से आगे क्या होता है वो हम आगे यहाँ समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ हिस्सा यूटेरस का यानी गर्भाशय का बनाया हुआ है और कुछ हिस्सा जो डिंब वाहिनी नलिका थी इसमें भी स्पेसिफिकली ये वाला जिसे हम एम्पुला कह रहे हैं उसका बनाया हुआ है। एम्पुला के अंदर जाइगोट बन गया है। आप देख सकते हैं कि जो जाइगोट होता है ये 2n होता है नेचर में, यानी कि द्विगुणित कोशिका होती है। ये पहली द्विगुणित कोशिका है किसी भी जीव के जीवन की शुरुआत में। तो ये जो जाइगोट बन गया है, युग्मनज बन गया है, ये द्विगुणित कोशिका है क्योंकि इसमें मदर और फादर दोनों से एक एक सेट आते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स आते हैं और वो टोटल पेयर्स में बन जाते हैं, जोड़ियों में बन जाते हैं 46। हर जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2n द्विगुणित लिखा हुआ है। डिप्लॉइड, ये एक डिप्लॉइड सेल है। अब ये जो डिप्लॉइड सेल है इसके बाहर एक बहुत ही हार्ड सी कवरिंग बन जाती है। ये कवरिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि एक बार जब निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद कोई और स्पर्म अंदर ना घुस जाए। तो इस कवरिंग की वजह से कोई और स्पर्म अंदर अपनी एंट्री नहीं ले पाता, नहीं तो ये त्रिगुणित कोशिका बन जाएगी, 3n बन जाएगा, और जिससे कोई ना कोई हार्मफुल इंपैक्ट इस लाइफ के ऊपर पड़ जाएगा। इसे हम जोना पेलुसिडा कह सकते हैं। पिछली वीडियो तक हमने समझ लिया था कि जोना पेलुसिडा इस सेल को पूरी तरह से कवर करके रखता है, तो ये प्रोटेक्टेड रखता है इसको। अब यहां से आगे अगला स्टेज आने वाला है मोरुला, लेकिन मोरुला आने के पहले यहां बीच में इसमें होता है क्लीवेज, और क्लीवेज को हिंदी में हम कहते हैं विभेदन। दोस्तों, ये एक प्रकार का विभाजन है, एक प्रकार का सेल डिवीजन है जिसमें सेल की ग्रोथ नहीं होती, खाली सेल डिवाइड होता है, और बहुत तेजी से डिवाइड होता है क्योंकि समय कम लगता है। नॉर्मली कोई भी सेल होता है उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, केंद्रक विभाजित होकर 2 बन जाते हैं, फिर वो सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में बदल जाता है। अब ये जो दोनों सेल हैं नए हैं, ये बड़े होकर अपने मदर सेल की तरह यानी मातृकोशिका जितने बड़े हो जाएंगे और फिर इनमें विभाजन होगा। मगर
ये जो क्लीवेज होता है, ये जो विभेदन होता है, उसमें सेल्स के पास बड़े होने का वक्त नहीं होता, क्योंकि ये सारे स्टेजेस जल्दी से कंप्लीट करने हैं, अगली लाइफ को जल्दी से प्रोड्यूस करना है। इसके लिए यहाँ पे सेल्स में डिवीजन तो होता जाता है मगर उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो एरिया वो उतना ही कवर करेंगे जितना एक सेल का है, मगर इस एक सेल की एरिया के अंदर ही 2, 4 फिर 8 इस तरह से सेल्स का नंबर डबल डबल होता जाता है। इसे ही हम कहते हैं क्लीवेज या विभेदन। और जब ये डिवीजन यहाँ स्टार्ट होता है, जो स्पेशल टाइप का डिवीजन है जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, विभेदन कहते हैं, यहां से डिवीजन भी चलता रहता है और ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां से लुढ़कता हुआ आगे भी आता है और डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ लुढ़कता हुआ ये आगे आ जाता है यूटेरस के अंदर। मैंने आपको बताया था यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन की स्टेज में आने तक यूटेरस के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इनफैक्ट एक और यहाँ पे ऑर्गन होता है जो कि एक ऑर्गन भी है और एक ग्लैंड भी है, एक ग्रंथि भी है, जिसे हम कहते हैं ओवरी, अंडाशय। इसके अंदर भी कुछ बदलाव होते हैं। हम लोगों ने देख लिया था कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जिसे हम पीत पिंड कहते हैं, यहां तक इसमें भी बदलाव होते हैं। ये स्टेज भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। यहाँ क्या हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ यूटेरस यानी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में क्या क्या घटित हो रहा है वो सारे इवेंट्स हमको ध्यान में रखने हैं और एक साथ यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहां जब क्लीवेज शुरू होता है उसी समय ये यहां से लुढ़कता हुआ आगे चलता जाता है और धीरे 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 आकर यहां यूटेरस में यानी गर्भाशय में पहुंच जाता है। अब यहां पहुंचते पहुंचते ये जो संरचना है इसके अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे सेल्स इस समय उपस्थित होते हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं मोरुला, ये वाला स्टेज। यहां पे इसे मोरुला इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोरुला का मतलब होता है शहतूत। आपने शहतूत का जो फ्रूट होता है वो देखा होगा, ये बिल्कुल उसी के शेप का दिखाई देता है और ये अंदर से भी सेल्स से भरा हुआ है, यानी अंदर भी कई सारे सेल्स हैं और इन सभी सेल्स के ऊपर भी एक लेयर है सेल्स की। ये बिल्कुल एक बॉल की तरह है जो अंदर से भी भरा हुआ है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोरुला। अब यहाँ जो अगला स्टेज आने वाला है वो है ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला में यहाँ क्या क्या चेंजेस होंगे? ये जो स्ट्रक्चर है बहुत छोटा सा होता है, धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बड़ा होता है। अगर ये स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो सीधी सी बात है कि अंदर कुछ जगह भी खाली होगी और सेल्स किनारे की तरफ आएंगी। तो यहाँ पर दो तरह की सेल्स में ये डिवाइड हो जाता है। कुछ सेल्स होती हैं जो इसका बाहरी आवरण बनाती हैं, राइट, इसकी बाहरी इस लेयर को बनाएंगी, ये प्रोटेक्टिव लेयर को बनाएंगी और इस प्रोटेक्टिव लेयर को, इस बाहरी आवरण को जो इन सेल्स से बना हुआ है, इन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स और इस पूरी लेयर को ही हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसके बाद जो अंदर भी सेल्स भरी हुई थी वो एक किनारे की तरफ चली जाती हैं ताकि बीच में एक खाली जगह बन जाए, खाली कैविटी बन जाए। तो यहाँ पे तो मान लीजिए यहाँ पे नीचे की तरफ ये खाली जगह बन गई, खाली कैविटी बन गई और ये पूरी तरह से खाली नहीं होती है, इसके अंदर एक तरल भरा हुआ होता है, एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब इस जगह को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट भरा हुआ होगा ब्लास्टोसील से। यानी ब्लास्टोसील एक तरल है जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, खाली जगह के अंदर भरा हुआ होगा। इसके ऊपर की ये जो जगह दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे वो सेल्स आ जाएंगे जो अंदर की तरफ थे। तो ये सेल्स यहाँ पे जमा हो जाते हैं और ये सेल्स मिलकर ये जो चीज बना रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ICM यानी इनर सेल मास। मास का मतलब होता है गुच्छा, ग्रुप। यहाँ पे कई सारी सेल्स ने आपस में एक इनर सेल मास बना लिया। अब ये जो स्टेज है इसे हम कहते हैं ब्लास्टुला।
यहाँ ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसील होता है अंदर भरा हुआ, आईसीएम यानी इनर सेल मास होता है, ट्रोफोब्लास्ट सबसे बाहर की लेयर होती है, जैसे बॉल होती है तो बॉल की जो रबड़ होती है वो उसकी बाहर की लेयर है, अंदर से उसमें हवा भरी हुई है, मगर यहाँ पे हवा नहीं है, यहाँ नीचे की तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील, और ऊपर की तरफ कुछ सेल्स गैदर हो गई हैं, यहाँ पे जमा हो गई हैं, इन्हें हम कहते हैं आईसीएम, और ये बन गया है हमारा ब्लास्टुला स्टेज, राइट। अब यहाँ इसके आगे क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ताकि हमें ये सारे स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो आप क्वेश्चंस का आंसर सोच कर भी दे सकते हैं। बाई चांस अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा, आप एक अंदाजा लगाएंगे और वो आंसर भी लगभग सही हो जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो यहाँ ब्लास्टुला स्टेज आ गई, इसके बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है ना, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये दो तरह की सेल्स में बंट जाता है, दो तरह की सेल्स, यानी यहाँ पे डिवीजन होगा। अब इसे मैं यहाँ बाहर बना देता हूँ, मान लीजिए ये है ट्रोफोब्लास्ट, आई होप यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके फाइन, तो ये है ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स, राइट, ये ऐसी होती हैं सेल्स, ठीक है, ये बाहर की पूरी एक लेयर बना रही हैं। इन सेल्स में डिवीजन होगा, यानी ये एक सेल डिवाइड होगी इस तरह से, एक सेल यहाँ ऊपर की तरफ बन जाएगी और एक सेल यहाँ नीचे की तरफ बन जाएगी, इस तरह से ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे आप समझ लीजिए कि दो लेयर्स बन जाएंगी सेल्स की, और ये दो लेयर्स दो नामों से जानी जाती हैं। तो वो कौन से नाम हैं? देखिए यहाँ पे जो बाहर वाली लेयर बनेगी, जो आउटर लेयर बनेगी ना, उसकी कोई स्पेसिफिक, कोई विशेष बाउंड्री नहीं होगी, उसका कोई घेरा नहीं होता है, यानी वहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो सेल्स इस तरह से बनती हैं और वो यहाँ वहाँ फैली हुई सी दिखती हैं, ठीक। तो ये क्लियर पता नहीं चलता कि ये सेल्स कहाँ कहाँ तक फैली हुई हैं, कुछ इस तरह से होती हैं, ओके, और ये ओवल शेप की सेल्स होती हैं। इसके नीचे वाली जो लेयर होगी वो अभी भी क्यूबॉइडल सेल्स से बनी हुई है, यानी कि ये कुछ ऐसे ही दिखाई देगी थ्रू आउट, ओके। ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ब्लास्टोसील भरा हुआ था, यहाँ ये खाली जगह थी, है ना। अब ये जो लेयर है, ये पूरी लेयर इस तरह से यहाँ तक प्रेजेंट होती है, इसे ही हम अभी तक ट्रोफोब्लास्ट कह रहे थे। अब ये ट्रोफोब्लास्ट दो तरह की सेल्स में डिवाइड हो गया है, दो लेयर्स में। ये जो बाहर की लेयर है जो बिल्कुल यहाँ वहाँ फैली हुई रहती है, इस लेयर को, ये बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं, इस बाहर वाली लेयर की सेल्स को हम कहते हैं सिनसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, राइट। यहाँ एक खासियत होती है कि ये जो सिनसिशियो ट्रोफोब्लास्ट हैं, इसमें दो दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, हर एक सेल बाई न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं हर एक सेल के अंदर। ये सेल यहाँ वहाँ फैली हुई रहती हैं, ये चीज़ होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ये जो अंदर वाली लेयर है, ये देख रहे हैं आप, ये क्यूबॉइडल शेप की होती है, ठीक है, और इसमें एक एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, ओके। अभी जो अंदर वाली लेयर है, इसकी सेल्स को हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसिशियम का मतलब होता है कि जिसकी कोई बाउंड्री ना हो, यहाँ वहाँ फैला हुआ हो, तो सिनसिशियो ट्रोफोब्लास्ट यहाँ वहाँ फैले हुए सेल से बन जाता है, और अंदर का एक रेगुलर शेप और स्ट्रक्चर होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट का, जो यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ये बाहर वाले बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर अंदर की तरफ, तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि इम्प्लांटेशन नाम की कोई चीज़ होती है। अब यहाँ पे एम्ब्रियो बन चुका है, 16 सेल की स्टेज आ गई, यानी एम्ब्रियो बन चुका है। अब इस एम्ब्रियो में ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि ये जो एम्ब्रियो, ये जो बच्चा भ्रूण बन रहा है, ये अपनी मदर के साथ, उसकी बॉडी के साथ एक कनेक्शन बना ले, ताकि उस कनेक्शन की वजह से इस बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता रहे, पोषण मिलता रहे।
हम लोगों ने यूटेरल वीपिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि जो यूटेरस होता है वो ग्लाइकोजन से पूरी तरह भर जाता है और ग्लाइकोजन का स्राव होने लगता है यहाँ अंदर की तरफ से। तो वो ग्लाइकोजन से इसे न्यूट्रिशन शुरुआत में तो मिलता है, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है कि जब तक ये बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाए तब तक इसको वो ग्लाइकोजन देता रहे। इसलिए यहाँ पे आई होप यहाँ तक तो सब कुछ समझ में ही आ गया होगा। तो यहाँ आगे ये जो स्टेज है इसमें क्या चेंजेस होते हैं अब वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन चुका है ये बना हुआ है इस यूटेरस के अंदर, और यूटेरस की जो अंदर वाली लेयर है मैंने बताया था ये काफ़ी मोटी हो जाती है, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है जिसे हम अंतःगर्भाशयी स्तर कहते हैं, काफ़ी मोटी हो जाती है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मान लेते हैं ये इतना बड़ा है अभी, और ये चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट हैं, इसके अंदर की ओर साइटोट्रोफोब्लास्ट जो एक सर्कुलर शेप लिए हुए हैं, और इनके बाहर की तरफ ये वो इरेगुलर सेल्स हैं। इरेगुलर तो है मगर पूरी तरह से इसकी बाउंड्री के बाहर नहीं है। यहाँ एक लेयर होती है जो इन सेल्स को आपस में पकड़ कर रखती है। अब ये सेल्स का काम क्या होगा, ये जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट्स हैं ये इसके अंदर धंसने का काम करते हैं, इसके अंदर घुसेंगे, हर तरफ से नहीं होते हैं, एक साइड से होते हैं, जहाँ भी इसको यूटेरस की दीवार मिल जाए वहाँ सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट बनते हैं और ये अंदर की तरफ घुसते हैं धीरे धीरे। अंदर की तरफ घुसते घुसते क्या होगा आप देखेंगे कि ये जड़ जो होती है, पेड़ की जड़ें होती हैं, उसकी जैसी ये संरचना बना लेती हैं, उसके जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इनफैक्ट माइक्रोस्कोप में इन स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं ना तो ये फिंगर्स जैसे यानी उंगलियों के शेप की दिखाई देती हैं। बाद में हम इन्हें ये इस तरह से कुछ दिखाई देती हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम विलाई कहेंगे। ओके, बट यहाँ पे हम बाद में आएंगे। विलाई का काम क्या होता है, ये विलाई न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके फिर बढ़ते हुए एम्ब्रियो को पास करती हैं। यहाँ तक हम लोगों ने ब्लास्टुला के स्ट्रक्चर को समझ लिया। अब आगे होता है गैस्ट्रुलेशन, जो कि होता है गैस्ट्रुला स्टेज में। यहाँ अब ये चीज़ हमें पता चल गई है कि ये इस तरह से फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस आ गए हैं और यहाँ पे हमारा जो एम्ब्रियो था वो आप समझ लीजिए कि इस तरह से ये जो हमारा एम्ब्रियो था ये इस तरह से यूटेरस के अंदर काफ़ी हद तक अंदर घुस चुका है, धंस चुका है। इस स्टेज को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन। तो ब्लास्टुला के बाद जो अगली चीज़ होती है वो होती है एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अंतररोपण। ओके, इम्प्लांटेशन होता है यहाँ ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला के बीच में। होगा क्या, आप यहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिशन है, ये सारा न्यूट्रिशन यहाँ से ये एब्जॉर्ब करके इस बढ़ते हुए एम्ब्रियो तक पहुँचेगा। यहाँ होता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब है गैस्ट्रुला चरण, गैस्ट्रुला स्टेज अब आने वाला है। तो गैस्ट्रुला में होता क्या है बेसिकली, अब ये जो सारे सेल्स थे ना ट्रोफोब्लास्ट के, साइटोट्रोफोब्लास्ट के, इनर सेल मास के, साइटोट्रोफोब्लास्ट का तो बहुत ज़्यादा उसमें अभी रोल नहीं है, ये अपना काम करेगा आगे चल के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी ये जो इनर सेल मास है ये क्या करता है, इनर सेल मास फिर एक जगह से हिलना शुरू करता है और अलग अलग लेयर्स में बंटना शुरू हो जाता है। यहाँ इस तरह से इनर सेल मास था पूरा, ये भरा हुआ था सेल्स से। अब ये सेल्स यहाँ वहाँ भरे हुए थे मगर अब ये एक पर्टिकुलर शेप लेना शुरू करेंगे, है ना, इस तरह से कोई एक शेप लेना शुरू करेंगे ये सेल्स, ठीक। इसी को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन वाले स्टेज में होता क्या है कि जर्म लेयर्स बनती हैं, 3 तरह की जर्म लेयर्स बनती हैं। अब ये हो गया है गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला में इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखने के लिए ये है कि यहाँ पर 3 जर्म लेयर बनती हैं। तीनों जर्म लेयर्स के नाम कुछ इस तरह से हैं। सबसे बाहर वाली जो जर्म लेयर होती है सबसे ऊपर की तरफ, यहाँ मैंने बताया, तो यहाँ जो सबसे ऊपर की तरफ जर्म लेयर होगी उसे हम कहेंगे एक्टोडर्म। जो बीच वाली होती है
बीच वाली, उसे हम कहते हैं मीजोडर्म। और जो अंदर की तरफ, यहाँ अंदर वाली लेयर की जो होगी उसे हम कहेंगे एंडोडर्म। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं दोस्तों, क्योंकि यही तीनों लेयर्स पूरी बॉडी बनाएंगे। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये काम हो जाता है गैस्ट्रुलेशन तक। गैस्ट्रुलेशन में ये जो पूरी सेल्स थी, इनर सेल मास, ये 3 परतों में, 3 लेयर्स में बट जाता है, जिसे हम कहते हैं जर्म लेयर, जर्म परतें। ये प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं, शुरुआत है, ये प्राथमिक है। तो शुरुआत में ही जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है, बाहर वाली परत होती है, उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। बीच वाली को कहते हैं मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली को कहते हैं एंडोडर्म। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। आगे चल के न्यूरुलेशन स्टार्ट होगा। न्यूरुलेशन का मतलब होता है दिमाग यानी मस्तिष्क का विकास शुरू होगा। उसे हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। यहाँ इन तीनों चीज़ों से, इन तीनों लेयर से कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं वो ध्यान में रखना ज़रूरी है हमारे लिए। ये जो एक्टोडर्म होता है, मैं यहाँ पे क्लियरली इसे लिख देता हूँ। तो दोस्तों, जो एक्टोडर्म होती है उससे सबसे पहली चीज़ तो बनती है हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा, राइट। दूसरी चीज़ हमारे हेयर्स या जो हेयरी आउटग्रोथ होते हैं वो बनते हैं, जिसे हम रोंगटे कहते हैं, या फिर बाल जो सर में होते हैं वो कह सकते हैं। तो हमारी स्किन के ऊपर ये पाया जाता है। तीसरी चीज़ जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बनता है, यानी यहाँ पे न्यूरॉन्स बनते हैं जिन्हें हम तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें बनती हैं एक्टोडर्म से। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आपको मैंने अभी अभी बताया था गैस्ट्रुलेशन में। उसके बाद में जो बीच वाली लेयर होती है ना, मिडल वाली, इसे हम कहते हैं मेसोडर्म। और मेसोडर्म से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं वो है हमारा ब्लड, मसल्स, इसे कहेंगे रक्त या रुधिर। दूसरा है मसल्स यानी कि पेशीय ऊतक, मांसपेशियां बनती हैं। ओके, और तीसरी चीज है बोन्स। बोन्स का मतलब है जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो, ये बनता है मेसोडर्म से। तो इन्हें हम अस्थियां कह सकते हैं, कंकाल तंत्र कह लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हिंदी में। तो हमारा मस्कुलर सिस्टम, बोन यानी स्केलेटल सिस्टम, और ब्लड यानी कि जो संवहन तंत्र होता है जिसे हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हार्ट भी आता है क्योंकि वो मसल से ही बना हुआ होता है। तो मसल्स के 3 टाइप होते हैं, आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। उनमें से एक हार्ट में भी कार्डियक मसल पाया जाता है। तो ये, हाँ, इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तीसरी जो अंदर वाली लेयर होती है इसे हम कहते हैं एंडोडर्म। तो एंडोडर्म क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है? एंडोडर्म से बनता है हमारा गट। गट का मतलब है, आप समझ सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसे हम हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं, वो बनता है। इससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम जनन तंत्र कहते हैं, वो बनता है। इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अब श्वसन तंत्र में बनता क्या है? लंग्स बनते हैं, विंड पाइप्स बनती हैं, वो सब कुछ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बनते हैं? हमारे जननांग बनते हैं। नर में नर जननांग, मादा में मादा जननांग, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पेक्टिव बॉडीज़ में बनते हैं। गट या हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वो बनता है। पाचन तंत्र बनता है। ये सारी चीज़ें एंडोडर्म
बनाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो ये सब कुछ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसे हम प्राथमिक तिमाही कहते हैं। तो प्राथमिक तिमाही का मतलब क्या होता है? जिस दिन निषेचन हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, तब से बच्चा पूरी तरह से अंदर मैच्योर होता है और इसमें लगभग 9 महीने लगते हैं। थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड भी लग सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जो 9 महीने से कुछ पहले ही पैदा हो जाते हैं, पूरी तरह से विकसित होकर, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इस पूरे 9 महीने को हमने एक एवरेज में लिया है, 9 महीने लगते हैं। अब इस पूरे 9 महीने को हम 3-3 महीनों के 3 स्लॉट में बांट दें। पहले ग्रुप को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे को सेकेंड ट्राइमेस्टर और तीसरे को थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर में चौथे महीने से लेकर 6वें महीने तक, और आखिरी ट्राइमेस्टर में 7वें महीने, 7वां, 8वां और 9वां महीना आ जाता है। तब जब तक बच्चे का जन्म ना हो तब तक का टाइम पीरियड हम थर्ड ट्राइमेस्टर में काउंट करते हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है हम उसे कह सकते हैं 0 to 12 वीक्स, 12 सप्ताह, जो लगभग 3 महीने का हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। फर्टिलाइजेशन पहले ही दिन, यहीं से हम पहला दिन काउंट करेंगे। जैसे ही जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद में क्लीवेज होता है, मोरूला स्टेज आती है। मैंने आपको बताया कि एक सेल्स से भरा हुआ स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? मोरूला, और इस चरण को हम कहते हैं मोरूलेशन। इसके बाद आता है ब्लास्टुला स्टेज, और ब्लास्टुला में बनता है ब्लास्टोसिस्ट, जो कि भरा हुआ होता है ब्लास्टोसील से। इसमें 2 तरह की लेयर्स पाई जाती हैं। बाहर जो इसका आवरण बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स से, और अंदर कुछ सेल्स का एक समूह पाया जाता है जिसे ICM, इनर सेल मास कहते हैं। आंतरिक कोशिकीय समूह या कोशिका समूह हिंदी में समझ सकते हैं। इसके बाद होता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में ये जो इनर सेल मास है ये 3 लेयर्स में, 3 परतों में बट जाता है, और इन परतों को हम कहते हैं प्राइमरी जर्म लेयर्स। ओके, अब प्राथमिक जो जर्म परतें होती हैं, प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं, ये गैस्ट्रुलेशन में होता है और इसमें 3 लेयर्स बन जाती हैं। ये हैं वो 3 लेयर्स, एक्टोडर्म जो कि ये चीज़ें बनाता है, मेसोडर्म जो कि ये चीज़ें बनाता है, और एंडोडर्म जो ये चीज़ें बनाता है। यहाँ तक हमें सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद फिर आता है न्यूरुलेशन, वो भी साथ साथ में चलता रहता है। यहाँ पे न्यूरॉन्स का, ब्रेन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे फीटस बनना यानी डेवलप होना शुरू होता है। इसमें ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस जिसे हम कहते हैं, वो स्टेज आएगी, लेकिन वो अगले ट्राइमेस्टर यानी चौथे महीने से शुरू होगा। तीसरे महीने तक ये सब कुछ हो जाता है। अब इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या रोल प्ले करते हैं, हम उन्हें समझ लेते हैं। अभी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरुआती 3 महीनों की ही बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कहाँ से निकलते हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होता है, वो हमें समझना है। तो दोस्तों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे हम प्रथम तिमाही कहते हैं, ये इनिशियल 3 महीने होते हैं, शुरुआती 3 महीने, और जो 0 से 12 वीक्स तक यानी 12 सप्ताह तक गिने जाते हैं। इनकी काउंटिंग हम शुरू करते हैं जाइगोट बनने से, यानी निषेचन के बाद, जब युग्मनज बन जाता है तब से। यहाँ तक स्टडी करने के बाद अब आगे हमें ये समझना है कि ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसमें सारी स्टेजेस होती हैं। इन सारी स्टेजेस के साथ साथ कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल, किस जगह से कौन सा हार्मोन निकलता है, वो क्या काम करता है, और आगे चल के उस ग्रंथि की जगह कौन सी और नई चीज़ लेगी जो उस हार्मोन को स्रावित करेगी, और उसका विकास कैसे होता है। तो यहाँ तक बहुत मेजर चीज़ थी दोस्तों। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और इसके आगे जो हार्मोनल कंट्रोल है, प्लस जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाले चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आया है। अगर यहाँ कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में उसे ज़रूर पूछिए। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने इसे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।